हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो पिछले लेक्चर में हमने क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ा था। हमने आपसे बात करी थी कि हम क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। फिर हमने कुछ अन्य विधि पढ़ी थी कि प्रयोगशाला विधि से के अलावा भी हम क्लोरोफॉर्म को किस किस विधि से बना सकते हैं। हमने बात करा था कि आइडोफॉर्म परीक्षण के बारे में, मतलब हेलोफॉर्म परीक्षण के बारे में। हमने बात करी थी क्लोरल से क्लोरोफॉर्म को कैसे बना सकते हैं। हमने इसके अपचयन के द्वारा भी क्लोरोफॉर्म को बनाया था कि अगर हम पायरीन, जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, अगर उसका अपचयन करें तो क्लोरोफॉर्म बनाई जा सकती है। हमारे से एक विधि यहाँ पर छूट गई थी। हम उस विधि को भी बात करेंगे कि उस विधि के द्वारा भी हम क्लोरोफॉर्म को कैसे बना सकते हैं। वो विधि कंपटीशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है और बोर्ड से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसके बाद पढ़ने वाले हैं क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण के बारे में। फिर हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म के शुद्धता के बारे में कि हमें कैसे पता होगा क्लोरोफॉर्म शुद्ध है या अशुद्ध है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट। हेडिंग लगाइए। अन्य विधि में ये आई थिंक 4 विधि, चौथी वाली, एथिल अल्कोहल से ही। एक तो एथिल अल्कोहल से हम लैब में बनाते हैं, एक एथिल अल्कोहल से हम अन्य विधि के द्वारा भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बेटा? बहुत अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अलग कॉन्सेप्ट है। जब एथिल अल्कोहल तथा NaCl का नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तथा NaCl विलयन, मतलब NaCl जो है वो जलीय विलयन में है, जल में घोला हुआ है NaCl को। जलीय विलयन NaCl विलयन में विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं। विद्युत अपघटन मतलब धारा प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं? इसके विलयन में हम धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म बनती है। तो क्या बनती है बेटा? क्लोरोफॉर्म बनती है। राइट। कैसे बनती है वो बात करनी है। देखिए मेरे पास जो NaCl है, जब मैं इस NaCl का विद्युत अपघटन करता हूं, क्या करता हूं? विद्युत अपघटन। थोड़ा बात को समझना बेटे। जब भी हम बात करते हैं विद्युत अपघटन की, धारा की बात करते हैं, तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड, 2 छड़ें होती है। जैसे बैटरी में भी देखते हैं एक प्लस और एक माइनस, बैटरी के अंदर भी होता है एक प्लस और एक माइनस, तो उन्हें इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक प्लस इलेक्ट्रोड होगा और एक माइनस। प्लस वाले को एनोड कहेंगे और माइनस वाले को कैथोड कहेंगे। मतलब मान के चलिए ये प्लेट जो है वो प्लस की है, इस पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है, तो इसे मैं क्या दूंगा? एनोड, और इसे मैं क्या दूंगा बेटा? कैथोड। राइट। थोड़ा जल्दी समझ लो। इसके अंदर आपने विलयन डाल रखा है NaCl का, साथ में एथिल अल्कोहल भी है, लेकिन काम तो NaCl करेगा। NaCl का किसके अंदर डाल रखा है? जल के अंदर, जलीय विलयन ले रखा है आपने NaCl का। राइट। हमने इसके अंदर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसको एक बैटरी से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। बैटरी जब आप ओपन करोगे तो धारा प्रवाहित होने लगेगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी इसमें, और जैसे धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर एनर्जी निकलने लगेगी, तो ये बॉन्ड क्या होने लगेगा? ब्रेक होने लगेगा। बॉन्ड ब्रेक होगा Na+ में और Cl-, साथ में ये भी ब्रेक होगा तो ये देगा H+, और जल ब्रेक होता है OH-। भाई NaCl कैसे ब्रेक होगा? Na पे प्लस आ जाएगा और Cl पे माइनस। H2 कैसे टूटेगा? H पे प्लस और OH पे माइनस। क्या H2 ऐसे टूटता है? बिल्कुल। अब बेटा होता क्या है? देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस की ओर भागता है माइनस। माइनस किस किस पे है? Cl पे भी है और OH पे। बेटा Cl पे भी माइनस है और OH पे माइनस है। दूसरी चीज मेरे पास माइनस की ओर कौन भागेगा? माइनस की ओर भागेगा प्लस वाला, प्लस Na पे भी है और H पे भी है।
अब बात ये आती है कि इन दोनों में से पहले प्लस कौन सा कैथोड पर जाए, Na प्लस कैथोड पर जाए या H प्लस कैथोड पर जाए। अगर हम बात करें बेटा एनोड की, तो इन दोनों में से कौन सा माइनस एनोड पर जाए, Cl माइनस जाए या OH माइनस जाए। तो ये डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल पर। किस पर? डिस्चार्ज पोटेंशियल पर, राइट। डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है कि वो विभव, वो वोल्ट जो इसे डिस्चार्ज होने के लिए दी जाती है, उसी को बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो इन दोनों में से अभी फिलहाल याद रख लो, एक चैप्टर में पढ़ेंगे विद्युत रसायन, उसके अंदर बताएंगे आपको ये सारी बातें। फिलहाल याद रख लो, इन दोनों में से डिस्चार्ज जल्दी होने की टेंडेंसी होती है Cl की। किसकी? Cl, ये जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, जल्दी क्या हो जाएगा, ये अपने आवेश को खो देगा, जल्दी अपने आवेश को खो देता है। कौन? Cl। किससे जल्दी खो देगा बेटा? OH से। इन दोनों में से किसकी जल्दी डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी होगी? H प्लस की। ये जो H प्लस है यह भी क्या होगा, इन दोनों प्लस में से ये जल्दी अपने चार्ज को क्या कर देगा? खो देगा। तो ये अपने चार्ज होगा तो बताओ इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन किस पे है? कैथोड पे। कैथोड पे माइनस है ना, दिख रहा है, कैथोड पे क्या है बेटा? माइनस। तो कैथोड पर जाएगा H प्लस और यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब H प्लस तो जाने वाला है कैथोड पर। कैथोड पर कौन गया बेटा? H प्लस। इलेक्ट्रॉन लेगा, H में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया। होता है ना, ऐसे डिनोट करते हैं कि H पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से करते हैं ना डिनोट। इसने ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया था, इसलिए इस पे क्या आ गया था? प्लस आ गया। सेम, अब वो इलेक्ट्रॉन वापस आ गया तो H पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। अब इसको एक और इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे होंगे, तो ऐसे बहुत सारे होंगे तो H और H आपस में कनेक्ट होकर क्या बना लेंगे? H2 बना लेंगे। मतलब कैथोड पर क्या बनेगी बेटा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। कहां पर? कैथोड पर। ये तो कैथोड पर रिएक्शन है। तो मैं इसे ऐसे दिखा दूंगा, 2H प्लस, 2 ही इलेक्ट्रॉन लेंगे और 2 आपको क्या मिलेंगे? HH। HH आपस में कनेक्ट होकर क्या बना लेंगे? H2 बना लेंगे। ये कैथोड पर रिएक्शन रही है। एनोड पर क्या होगा? किस पर? एनोड पर। एनोड पर क्या होगा बेटा? देखो कौन जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है? प्लस में से H प्लस डिस्चार्ज हो गया, उसने क्या बना लिया? H2 बना लिया कैथोड पर पहुंचते ही। माइनस में से कौन जल्दी हो रहा है? Cl माइनस हो रहा है। तो Cl माइनस क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को खोगा ना, तो खोगा जब भी तो चार्ज खत्म होगा इस पे से, तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या दिखता थी, इसने जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा था वो इलेक्ट्रॉन को खो दिया। तो एक तो अपना बचा रहा ना इस पे, भाई अपना तो बचा रहा। मान लीजिए इसने Cl और H से साझा कर रखा था, सपोज दैट, मान लो Cl ने क्या करा बेटा? H का इलेक्ट्रॉन भी खींच लिया, अपना तो है ही, H का भी खींच लिया। H के अपना तो था ही, देखो यहाँ पर अपना तो था ही, लेकिन H का भी आ गया। तो H के आने से क्या हुआ? मान लो इस इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ इस तरह से, तो ये H का भी इलेक्ट्रॉन आ गया। H के इलेक्ट्रॉन आने से क्या हुआ? Cl पे माइनस आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको अलग दिखा रहा हूँ इस तरह से। यहाँ पर क्या करेगा? ये जो H का इलेक्ट्रॉन इसने खींचा था वो डोनेट कर देगा, तो अपना तो जुगा तुरा, राइट। ऐसे कितने Cl डोनेट करेंगे? 2, क्योंकि इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग के लिए, तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और 2 आपको Cl मिलेंगे। तो Cl मिलकर क्या बाहर कर देंगे? Cl2 बाहर कर देंगे। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ में आ गई होगी बात। अब मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे NaCl का विद्युत अपघटन होगा, NaCl के जलीय विलयन का, मैं इसे लिख दूं एक्वस, तो बेटा ये Na प्लस देगा और साथ में देगा Cl माइनस, और यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है? H प्लस भी मिलने वाला है और OH माइनस भी मिलने वाला है साथ में, राइट। इन दोनों में से साथ में मैं लिख देता हूं, यहाँ पर H प्लस मिलेगा और OH माइनस मिलेगा। 2 प्लस है और 2 माइनस है। किसकी टेंडेंसी जल्दी होती है निकलने की? भाई प्लस में से बताओ, प्लस में से बताओ कौन जल्दी डिस्चार्ज होगा? हाँ, हाइड्रोजन जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। हाइड्रोजन जल्दी डिस्चार्ज हो गया, कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन कैथोड पर जाएगा और क्या बनाएगा? भाई वो रिएक्शन यहाँ हो गई, वो वाली रिएक्शन मैंने यहाँ दिखा दी। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बना लेगा। कैथोड पर क्या, यहाँ पर कौन है बेटा? हाइड्रोजन, यहाँ पर H2 गैस। एनोड पर कौन सी गैस बनेगी?
Cl अपने इलेक्ट्रॉन को खो देगा क्योंकि जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है OH माइनस से, और Cl2 बना लेगा। मतलब यहाँ पर Cl2 भी बन गई, एक तो हाइड्रोजन गैस बन गई और दूसरी यहाँ पर क्या बन गई, Cl2 बन गई। बोलो बात समझ में, हाइड्रोजन गैस बन गई और Cl2, बचा क्या, बचा क्या, Na+ बचा और OH माइनस बचा। बोलो, इसके बाद दिखा रहा हूं, यहां के बाद मैंने यहां दिखा दी रिएक्शन, क्या बचा बेटा, बताओ बेटा क्या बचा, एक तो Na+ बचा और साथ में क्या बचा, OH माइनस। क्या Na+ OH माइनस मिलकर NOH बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। इसका मतलब कंटेनर में देखो, हाइड्रोजन तो नॉन रिएक्टिव हो गई, इसका मतलब कंटेनर में आपको क्या मिला, Cl2 गैस मिली और साथ में विलयन कैसा हो गया, ये जो विलयन वो कैसा हो गया, क्षार हो गया। कैसा हो गया बेटा, NaOH, क्षार हो गया, नहीं हो गया। तो यानी कि हमारे पास जब आप NaCl एक्वस का विद्युत अपघटन करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक तो आपको मिल जाएगा NaOH और एक आपको मिल जाएगी यहाँ से क्लोरीन गैस। क्या एथिल अल्कोहल क्लोरीन और NaOH से क्रिया करके, हैलोफॉर्म अभिक्रिया समझाए थे ना, क्या एथिल अल्कोहल क्लोरीन और NaOH से क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है, बिल्कुल बनाता है। वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि एथिल अल्कोहल क्लोरीन से क्रिया करेगा और साथ में किससे क्रिया करेगा, NaOH से, और क्या बनाएगा बेटा, क्लोरोफॉर्म बनाएगा। और प्लस बाय प्रोडक्ट आपको पता है HCOONA, साथ में क्या बाहर जाएगा, NaCl, और साथ में क्या बाहर जाएगा, H2, हैलोफॉर्म अभिक्रिया जो हमने पढ़ी थी। इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था कि एथिल अल्कोहल तथा NaOH का विलयन, NaOH के विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनती है। ये कैसे बनती है, तो जब हम विद्युत अपघटन करेंगे तो NaCl ब्रेक होगा Na+ में और Cl माइनस। जल ही है तो जल भी ब्रेक हो H+ और OH माइनस। इन दोनों में से डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी ज्यादा H+ की होती है, डिस्चार्ज होने की जल्दी, और इन दोनों में जल्दी किसको होती है, Cl माइनस को होती है। अपना चार्ज को खोना चाहता है Cl माइनस, इन दोनों में से, राइट, इन दोनों में Cl खोना चाहता है। तो जब खोना चाहेगा तो Cl खोना चाहेगा, Cl पे माइनस है, कहां को भागेगा, प्लस की ओर, प्लस एनोड पे। H+ कहां भागेगा, कैथोड की ओर, क्योंकि माइनस कहां है, कैथोड पे। तो कैथोड पर डिस्चार्ज होकर क्या बना लेगा, H2, ये एनोड पर डिस्चार्ज होकर, चार्ज होकर क्या बना लेगा, Cl2, और बचा क्या रहेगा आपके पास, NaOH, Na+ और OH माइनस मतलब NaOH। तो NaOH और क्लोरीन एथिल अल्कोहल से क्रिया करके क्या बना देगी, क्लोरोफॉर्म बना देगी। समझ में आ गई बात आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लिख दोगे जब एथिल अल्कोहल तथा NaCl विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनती है, तो क्लोरोफॉर्म बनती है। विधि कैसे दिखाओगे, सबसे पहले आप दिखाओगे NaCl का विद्युत अपघटन ये, उसके बाद दिखाओगे कैथोड पर ये, एनोड पर ये, और उसके बाद दिखाओगे ये, और लास्ट में दिखाओगे फिर ये वाली रिएक्शन डायरेक्ट, फिर ये दिखा दोगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, रफ कर दूं, नोट कर लो जल्दी से पॉज करके। बहुत ही इंटरेस्टेड चीज है और ये कंपटीशन से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड से रिलेटेड भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चा इसको नहीं कर सकता, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रफ कर रहा हूं मैं इसको, चलिए। तो हम बात करते हैं अब क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण के बारे में। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण में पहला पॉइंट है, यह एक रंगहीन भारी द्रव है जिसका स्वाद मीठा और जलन उत्पन्न करने वाला है। मीठा, जलन उत्पन्न करने वाला है। स्वाद तो मीठा होगा लेकिन इसको पीने से क्या होगी, जलन उत्पन्न हो जाएगी, राइट। रंगहीन भारी द्रव होगा। दूसरा पॉइंट बेटा, इसका आपेक्षिक घनत्व, क्योंकि ये जल से भारी है तो इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 1.485 ग्राम पर ml, 485 ग्राम पर ml। जबकि जल का घनत्व कितना होता है, जल का घनत्व कितना होता है, जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति ml। तो ये जल से भारी है क्योंकि घनत्व इसका ज्यादा है। तीसरा पॉइंट, यह जल में अविलय होता है परंतु अल्कोहल, ईथर और बेंजीन आदि में क्या हुआ करता है बेटा, विलय हुआ करता है। भाई अल्कोहल में विलय होगा, ईथर में विलय होगा और बेंजीन में ये क्या हुआ करता है, विलय हुआ करता है। लेकिन ये जल में क्या होगा, अविलय होगा, जल के अंदर ये नहीं घुलेगा। चौथा पॉइंट, इसका जो गलनांक होता है वो 61 डिग्री सेल्सियस या 334 केल्विन होता है। लास्ट पॉइंट, इसे सूंघने पर क्या हो जाती है बेटा, निश्चेतना, बेहोशी हो जाती है। अगर हम क्लोरोफॉर्म को सूंघ लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। और बहुत ज्यादा मात्रा में अगर सूंघ लेंगे
तो डेथ तक हो सकती है, मृत्यु तक हो सकती है। ये क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण थे। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके रासायनिक गुण के बारे में। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने पॉज करके वीडियो को। अब बात करेंगे हम रासायनिक। किसके रासायनिक गुण है बेटा? है क्लोरोफॉर्म के केमिकल प्रॉपर्टी। पहला हम बात करेंगे अपचयन के बारे में, रिडक्शन। अपचयन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। अपचयन के बारे में ए पार्ट। बेटा जब हम क्लोरोफॉर्म का, याद होना चाहिए अपचयन में क्या कॉन्सेप्ट बता रखा है, दो तरह के हाइड्रोजन आप जोड़ते हैं, एक H+ और एक H-। ए पार्ट बेटा, जब हम क्लोरोफॉर्म का अपचयन करते हैं तो दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अपचयन करते हैं किसकी उपस्थिति में करते हैं बेटा? ZnHCl की उपस्थिति में। तो यहां से एक Cl बाहर चला जाएगा। अगर वो एक Cl बाहर जाएगा तो यहां से HCl पे माइनस होता है, तो यहां से H+ लेगा, HCl बाहर, और माइनस वाला बेटा यहां H लग जाएगा, तो एक H तो अंदर चला जाएगा और एक Cl यहां से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो एक H जब अंदर जाएगा तो CH2, और क्या बचेगा यहाँ पर? Cl2 बचेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? CH2 और Cl2, और बाहर क्या जाएगा बेटा? HCl जाएगा। बताया था ना दो तरह के हाइड्रोजन जोड़ेंगे हम, एक H+ और एक H-। H+ वाला तो Cl के साथ बाहर जा लिया, माइनस वाला कहां जाएगा बेटा? अंदर जाएगा, तो CH2 और Cl2 हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है बेटा? दो Cl है तो डाइक्लोरो, और एक कार्बन के एल्केन का नाम क्या होता है? मीथेन होता है। तो इसका नाम क्या होगा? डाइक्लोरो मैथेन। कोई दिक्कत? ये ए पार्ट था। तो आप लिखोगे जब क्लोरोफॉर्म का ZnHCl की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो डाइक्लोरोमेथेन बनती है, राइट। बी पार्ट, इसकी बात करें। बी पार्ट, अगर मैं क्लोरोफॉर्म का बेटा अपचयन कर दूं, किसकी उपस्थिति में कर दूं? Zn वाटर की उपस्थिति में, जिंक चूर्ण और जल की उपस्थिति में, जिंक चूर्ण और जल की उपस्थिति में, तो सारे के सारे Cl बाहर चले जाएंगे, सारे के सारे Cl बाहर चले जाएंगे। कब? जब मैं जिंक चूर्ण और जल की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का क्या करूंगा बेटा? अपचयन करूंगा। बताओ क्या बनेगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल। 3 Cl बाहर जाएंगे तो 3 H अंदर आ जाएंगे, तो CH4 हो जाएगा सर। तो ये तो CH4 हो गया। अब एक Cl और एक H+ HCl, ऐसे Cl कितने निकलने? 3, तो 3 H+ चाहिए, 3 ही H- चाहिए। तो बेटा कितना हाइड्रोजन जोड़ रहे हो आप? 6 जोड़ रहे हो भाई। 3 यहाँ जोड़े और 3 आपने Cl के साथ जोड़े, तो 6 जोड़े ना। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? मैथेन बनेगा। बोलो बात समझ में आई? अपचयन समझ में आया क्लोरोफॉर्म का। अगर मैं ZnHCl की उपस्थिति में करता हूं तो केवल दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं, मतलब एक H अंदर जाएगा और Cl- और H+ मिलकर क्या बाहर करेंगे? HCl को बाहर करेंगे, तो डाइक्लोरोमेथेन बनता है। अगर मैं जिंक चूर्ण और जल की उपस्थिति में अपचयन करता हूं तो तीनों के तीनों Cl बाहर चले जाएंगे। 3 Cl मतलब 3 Cl पे माइनस होगा, 3 H+ की डिमांड करेगा तो 3 HCl बाहर। फिर 3 Cl- बाहर जा रहे हैं तो 3 ही H- अंदर आएंगे, तो 3 H- अंदर आएंगे तो CH4 बन जाएगा, मैथेन बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट कर लो इसको। बहुत बड़ी, आगे चलते हैं। मजा आने वाला है आज के लेक्चर में, मजा आएगा, फीलिंग आएगी, आप फील करोगे चीजों को। दूसरा बेटा, दूसरा हम बात करते हैं ऑक्सीकरण की बात करते हैं। ऑक्सीकरण, इसके सारे के सारे रासायनिक गुण बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बनता जिसमें से इसके रासायनिक गुण ना आते हो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण की बात करते हैं बेटा। जब हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश,
जब क्लोरोफॉर्म का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो बेटा क्या होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलती है। कौन बाहर निकलती है? हाइड्रोजन। अब देखो ये हाइड्रोजन, ये Cl, ये Cl और ये Cl, राइट। ऑक्सीजन अंदर जानी है, मैं ऑक्सीजन को जोड़ रहा हूं। अब बेटा ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, कितनी होती है? 2। जबकि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1। आप जानते हो, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तो 2 संयोजकता वाला एटम अंदर आ रहा है, 1 संयोजकता वाला बाहर जा रहा है, तो ये तो बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होती है। जब 2 अंदर आएगा तो इसकी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, यहां से जब ये H+ बाहर जाता है तो Cl- को भी लेके जाता है। किसको जाएगा? HCl बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? HCl। और ऑक्सीजन क्या एंटर कर जाएगा अंदर, तो ये आपको मिल जाएगा COCl2 प्लस HCl, राइट। तो अगर हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करते हैं, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनता है बेटा? COCl2 और साथ में क्या बनता है? HCl। इसको बोलते हैं फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस, ये जो फॉस्जीन गैस होती है बेटा, ये विषैली होती है, पॉइजन होती है, जहरीली पॉइजन होती है, विषैली हुआ करती है, फॉस्जीन गैस बनता है। इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल किसे कहा था? याद हो कल बताया था, CO को कार्बोनिल बोलते हैं, तो CO को हम कार्बोनिल कहेंगे और Cl को क्या कहेंगे? क्लोराइड। तो इसका एक और नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। तो बेटा आप क्या कहोगे ऑक्सीकरण में कि जब हम क्लोरोफॉर्म का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनती है? तो फॉस्जीन गैस बनती है। क्या बनती है? फॉस्जीन गैस, जो कैसी होती है? विषैली हुआ करती है। अच्छा, अगर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने लगो तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई यहां पे करनी होगी, राइट। अब अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कार्बन भी तो 2 हो जाएंगे। कार्बन को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहां करोगे, राइट। Cl कितने हो गए? 3 दूनी 6 और हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। तो बेटा 2 दूनी 4 Cl तो यहाँ है, 2 से मल्टीप्लाई यहां कर दो तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया, रफ कर रहा हूं इसको। चलिए बेटा, समझ में आ रही है ना बातें आप लोगों को? वेरी गुड। तीसरी हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर कास्टिक पोटाश से क्रिया। कास्टिक पोटाश या आप कास्टिक सोडा भी ले सकते हैं। कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश होता है बेटा KOH और कास्टिक सोडा होता है NaOH से क्रिया। तो जब हम क्लोरोफॉर्म की कास्टिक पोटाश या कास्टिक सोडा से क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम, अगर मैं कास्टिक सोडा पोटाश लूं, अगर मैं क्या लूं बेटा? कास्टिक पोटाश लूं, तो पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। मैं लिख देता हूं इसको, पोटेशियम फॉर्मेट। क्या बनेगा बेटा? पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। और अगर मैं कास्टिक सोडा लूंगा तो क्या बनेगा? तब बनेगा पोटेशियम की जगह सोडियम आ जाएगा, तब बनेगा सोडियम फॉर्मेट। तब बनने वाला है बेटा सोडियम फॉर्मेट, राइट। कैसे बनता है वो देख लेते हैं। मेरे पास एक क्लोरोफॉर्म है, रिएक्शन करा रहा हूं बेटा कास्टिक पोटाश KOH से, राइट। बिल्कुल, कितने मॉलिक्यूल लेते हैं हम? 4 मॉलिक्यूल लेते हैं। कैसे वो देख लेते हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे पास क्या ये CH है? बिल्कुल है, मैं इसको H ऐसे लिख देता हूं। क्या यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl है? बिल्कुल है। रिएक्शन कराऊंगा बेटा KOH से, आपको पता है कि ये क्षार है, ये Cl है। Cl बाहर जाएगा क्योंकि लिविंग ग्रुप है, अच्छा।
Cl बाहर जाएगा तो K पे प्लस होता है और OH पे माइनस। ना भी किसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ाया था, Cl का हटना OH का लगना। Cl हटेगा क्या लगेगा, OH। तो यहाँ से Cl हटेगा यहाँ OH लगेगा, यहाँ से Cl हटेगा यहाँ OH लगेगा, यहाँ से Cl हटेगा और यहाँ भी OH लगेगा। तो कितने OH चाहिए बेटा, 3, तो 3 मॉलिक्यूल चाहिए। चलिए मैंने लगाई ये H, ये C, OH, OH, OH। क्या यहाँ से K पे प्लस और Cl पे माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा। तो K प्लस Cl माइनस KCl, K प्लस Cl माइनस KCl, K प्लस Cl माइनस KCl। क्या यहाँ से 3 KCl बाहर जा रहे होंगे, बिल्कुल जा रहे होंगे, बहुत बढ़िया। क्या आपको दिखा है कि एक कार्बन पर मैंने कल बताया था 2 OH कभी भी नहीं रह सकते, एक कार्बन पर 2 OH कभी भी नहीं रह सकते। इसे नोट पे नोट कर लेना बेटा, एक कार्बन पे 2 H कभी भी नहीं रह सकते। वो क्या कर देते हैं, मिलकर वो क्या बाहर करते हैं, H2 बाहर करते हैं। और जो ऑक्सीजन बचता है, ये जो फ्री वैलेंसी होगी, ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना लेगी, डबल बॉन्ड बना लेगी। क्या बचा बेटा आपके पास, HCOOH। क्या बचा, HCOOH, यानी कि यहां से ये तो बाहर हो गया H2 के फॉर्म में और बचा आपके पास HCOOH। इसका नाम होता है बेटा फॉर्मिक एसिड, इसे हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। मैंने कहा था आपसे डायरी बना लेना और उसमें जो फॉर्मूले आपको नए दिखे उस फॉर्मूले को नोट करो और रोज रिवाइज करो उस फॉर्मूले को। 5 फॉर्मूले भी अगर आप रोज याद करेंगे तो बहुत फॉर्मूले याद हो सकते हैं, क्योंकि बार बार यही फॉर्मूले रिपीट होंगे आपके सिलेबस में, तो इसलिए बहुत सारे आप याद कर सकते हो फॉर्मूले और दिक्कत भी नहीं होगी कुछ ऐसे। अगर 5 फॉर्मूले मान लीजिए आप नाश्ता कर रहे हो तो भी आपने देख लिया, डायरी आपके पास होगी, छोटी वाली डायरी निकाल के देख लिया, अच्छा फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला तो HCOH होता है। रिपीट कर रहे हो कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOH। आप कंफ्यूज हो गए कहीं पर तो डायरी निकाल के देख लो, अच्छा ये था फॉर्मूला। इस तरह से फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और पकड़ भी अच्छी हो जाएगी सब्जेक्ट पे। क्या बात समझ में आई, फॉर्मिक एसिड बना। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर एसिड कल भी बताया था, इसी कंटेनर में एसिड बन गया और इसी कंटेनर में क्षार डाल रखा है, रह ही नहीं सकते एक जगह। बड़ी पुरानी लड़ाई है इनकी तो भाई, नहीं रह सकते, मुगले आजम रह नहीं सकते बिल्कुल भी। तो ये क्षार और फॉर्मिक एसिड क्या करेंगे बेटा, रिएक्शन कर लेंगे। क्या होता है क्षार और बेस की रिएक्शन में, अम्ल जो होता है बेटा वो H प्लस देता है, क्षार जो होता है वो OH माइनस देता है। तो यहां से ये OH माइनस और यहां से H प्लस मिलकर क्या बाहर कर देंगे, H2 को बाहर कर देंगे। क्या बचा रह जाएगा, HCOOK। भाई K पे प्लस होगा ना, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, उसकी जगह कौन ले लेगा, K प्लस ले लेगा। तो क्या बनेगा HCOOK और साथ में क्या बाहर जा रहा है, H2 जा रहा है। इस K को हमने कहा था आपको पोटेशियम, कल भी याद हो बताया था। इसको हमने K को क्या कहा, पोटेशियम, और HCO को हमने कहा फॉर्मेट, तो इसका नाम होगा पोटेशियम फॉर्मेट। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या यहाँ से, इस रिएक्शन के अंदर क्या यहाँ से 3 KCl बाहर निकले, बिल्कुल निकले बेटा। क्या यहाँ से एक H2 ये और एक H2 ये, 2 H2 बाहर निकला, बिल्कुल निकला। तो जब हम क्लोरोफॉर्म की कास्टिक KOH कितने यूज करे आपने, 3 तो यहाँ करे और एक KOH यहाँ यूज करा, तो 4 ही करे ना, देखो बिल्कुल। रिएक्शन कराई तो एक तो मुझे मिला बेटा HCOOK, साथ मुझे क्या मिला, 3 KCl बाहर निकले, साथ में क्या बाहर निकले, 2 H2O भी बाहर निकले। इसका नाम पोटेशियम फॉर्मेट, इसका नाम क्लोरोफॉर्म। वैसे तुम इंटेलिजेंट हो, कर लोगे इंटेलिजेंट हो क्योंकि कर लोगे आप लोग, समझ में आ गई होगी बात, ये सही है, बहुत बढ़िया। नोट करो पॉज करके वीडियो। अच्छा बैलेंस भी आपने देखा, ये Cl 3 है, यहाँ भी 3 Cl है। K कितने बेटा, 4, तो 1 और 3 4, K भी 4 है। O कितना बेटा, 4, तो 2 और 2 4। हाइड्रोजन कितने, 4 और 1 5, तो 1 2 दूनी 4। पूरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं रासायनिक गुण की ओर। प्रैक्टिस करते रहना, ऑर्गेनिक प्रैक्टिस मांगती है बेटा, बार बार पढ़ते रहो, बार बार रिएक्शन करते रहो।
रिवीजन हर संडे होना चाहिए। चलिए, चौथी बात अगर मैं करूं सिल्वर चूर्ण से क्रिया, इस सिल्वर को बेटा हम रजत भी बोलते हैं, तो कभी कभी नाम चेंज कर देता है, रजत चूर्ण से क्रिया कह देगा। वो कहेगा क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की सिल्वर चूर्ण से क्रिया कराते हैं या रजत चूर्ण से क्रिया कराते हैं। सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसकी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं सारी रिएक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि अगर मैं क्लोरोफॉर्म लूं और इसकी रिएक्शन सिल्वर से कराऊं, क्या बनेगा बेटा? देखिए, ये CH, ये Cl, ये Cl, ये Cl, क्योंकि आपको पता है Ag पे प्लस होता है तो Cl माइनस बाहर जाएगा। अब ये Ag कितने Cl है? 3, तो 3 Ag चाहिए। क्या यहाँ से 3 AgCl बाहर हो जाएंगे? बिल्कुल, क्या बाहर हो जाएंगे? 3 AgCl। यहाँ क्या बचेगा? CH। ये कोई फॉर्मूला होता है, यहाँ तो कार्बन की समझौता ही पूरी नहीं हो रही। बोलो, होनी कार्बन की कितनी चाहिए? 4, और है कितनी? 3, क्योंकि ये तो फ्री हो गई ना, 3 फ्री, बाकी कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? अगर ये CH आपस में जुड़ जाए, थोड़ा बात को समझना, कितने CH और CH अगर ये आपस में जुड़ जाए, ये वाली वैलेंस इससे जुड़ गई, ये वाली वैलेंस इससे जुड़ गई और ये वाली वैलेंस इससे जुड़ गई, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होता है बेटा? एसिटिलीन। तो क्या बना सकते हैं? एसिटिलीन बना सकते हैं, एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या बना सकते हैं? एसिटिलीन। तो ये CH दूसरा कब आएगा? CH जब आप दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे क्लोरोफॉर्म का। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, अब दोबारा देखो, मेरे पास ये CH और ये Cl, ये Cl और ये Cl, क्या ये क्लोरोफॉर्म है? CH Cl3, बिल्कुल। रिएक्शन किससे करा रहा है बेटा? Ag से करा रहे हैं, राइट। क्या मुझे दूसरा मॉलिक्यूल चाहिएगा? बिल्कुल चाहिएगा। तो फिर से मैंने क्या लिया? ये Cl, ये Cl, ये Cl, क्योंकि मुझे CH देखना है यहाँ से, दूसरा CH। अब एक Cl को एक Ag चाहिए, Cl है कितने? 6, तो कितने Ag चाहिएंगे बेटा? 6 Ag चाहिएंगे ना, तो 6 AgCl मिलकर क्या बाहर करेंगे? 6 AgCl। नोट में नोट करना है इसको, 6 AgCl। अब बताओ, ये CH इसकी वैलेंसी इससे जुड़ेगी, ये वाली वैलेंसी इससे जुड़ जाएगी और ये वाली वैलेंसी इससे जुड़ जाएगी, तो क्या आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिल रहा है और साथ में क्या बाहर हो रहा है? 6 AgCl। बोलो, कितने Ag यूज करें अपने? 6। क्लोरोफॉर्म कितने यूज करें? 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं एसिटिलीन। इसे क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि पढ़ा कौन रहा है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आएगी ना बात? जब क्लोरोफॉर्म की सिल्वर से क्रिया कराते हैं, लिखना क्या है? लिखना वही बता रहा हूं, जब क्लोरोफॉर्म की सिल्वर चूर्ण से क्रिया कराते हैं तो एसिटिलीन बनती है, तो एसिटिलीन बनती है। आपसे पूछा क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की सिल्वर चूर्ण से क्रिया कराते हैं, तो क्या बनती है बेटा? तो एसिटिलीन बनती है। नोट कर लिया? बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बात? आप लोग समझ में आनी चाहिए। चलिए, 5वीं रिएक्शन हम पढ़ते हैं एसीटोन से क्रिया। ये भी बहुत बार बोर्ड में आ चुकी है। एसीटोन से क्रिया, फॉर्मूला होता है CH3COCH3। एसीटोन से क्रिया, एसीटोन से क्रिया देखते हैं भाई। एसीटोन को मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये एसीटोन। इस CH3 को बेटा मैं पीछे ले आया, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। इसको पीछे लिया है, O को सामने लिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या बोलूंगा बेटा? एसीटोन बोलूंगा।
रिएक्शन हो रही है क्लोरोफॉर्म से, तो CHCl3, इसे मैं क्या बोलूंगा, क्लोरोफॉर्म बोल। आप हिंदी में भी लिख सकते हो भाई, पहले भी लिख दिया मैंने क्लोरोफॉर्म को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लोरोफॉर्म नोट में क्या लिखना है बेटा, जहां पर भी आपको एसीटोन दिख जाए तो इसके पास होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत बहुत ज्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। फॉन ClBr I डैश डैश कार्बन डैश डैश हाइड्रोजन। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। तो होगा क्या बेटा कि हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, और खींचता है तो बॉन्ड को क्या कराता है, ये अपनी ओर को ब्रेक कराता है। तो मैं नोट में दिखा रहा हूं कि जहां पर भी आपको ये बॉन्ड दिखे तो यहां पर ये क्या होगा, ऑक्सीजन की तरफ को बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? बिल्कुल। क्लोरोफॉर्म के पास हाइड्रोजन है, और जिसके पास हाइड्रोजन होता है वो थोड़ा सा अम्लीय मतलब वो अम्लीय होता है। तो क्लोरोफॉर्म थोड़ा अम्लीय होता है, लिटिल एसिडिक होता है, थोड़ा सा अम्लीय। तो होगा क्या बेटा, अम्लीय होगा तो H+ के रूप में बाहर जाएगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी ज्यादा है, कार्बन की, तो बॉन्ड किसकी तरफ को ब्रेक होगा, कार्बन की तरफ को, क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा, प्लस, और कार्बन पे क्या आएगा, माइनस। अब बेटा ये बॉन्ड टूट चुका है, ये हमें क्या मिला, H+ और साथ में क्या मिला, CCl3 माइनस। भाई C पे माइनस है ना, और Cl3 है, तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस वाले के पास, ये यहां पहुंच गया, H+ माइनस के पास गया और इसके साथ बॉन्ड बना लिया, O- इन H+ के साथ, तो ये OH हो गया। CCl3 माइनस कहाँ जाएगा, कार्बन के पास, क्योंकि प्लस किसके पास है बेटा, कार्बन के पास, तो ये यहां जाएगा, और यहां जाएगा तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। तो किस चीज का प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3 तो जू का तू रहे, इससे तो कोई बात ही नहीं हुई। C सिंगल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ था, O पे माइनस आया था, C पे प्लस, O- के पास कौन पहुंच गया था, H, और C के पास कौन आया था, CCl3, C के पास कौन आया था, CCl3। ठीक, अब चूंकि ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिलकर क्लोरोफॉर्म रिएक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं क्लोरीटोन। क्लोरीटोन आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, क्लोरो मतलब क्लोरोफॉर्म और रिटोन मतलब एसीटोन, एसीटोन। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिलकर क्या बनाते हैं, क्लोरीटोन बनाते हैं, क्लोरीटोन। ये बेटा पॉइजन होता है, ये भी पॉइजन हुआ करता है। बोलो बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। एसीटोन जब क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करती है तो क्या बनाता है, क्लोरीटोन बनाता है। कैसे भाई, ये बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक एटम है, विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा और कार्बन पे प्लस आ जाएगा। अब CHCl3 क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मतलब ये अम्लीय होता है तो यहां से क्या दे देगा आपको H+ और CCl3 पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अभी H+ देता है तो ये ऑक्सीजन के पास चले जाता है तो OH जुड़ जाएंगे और CCl3 यहाँ आ जाएगा C के पास, तो क्या बनाएगा CCl3 जो आपको दिख रहा है, तो क्लोरीटोन बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई। तो क्या लिखोगे एसीटोन से क्रिया, कि जब क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो क्लोरीटोन बनता है। ये रिएक्शन देना और नोट में याद रखने के लिए कि रिएक्शन कैसे हुई ये नोट कर लेना। एक भी रिएक्शन ऑर्गेनिक के अंदर हम रटेंगे नहीं, ये हमारा आपसे वादा है। एक भी रिएक्शन आप रटोगे नहीं, लेकिन आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। बेसिक लेक्चर से शुरू करना पड़ेगा हमारा ऑर्गेनिक के बेसिक लेक्चर से, और बेसिक लेक्चर से अगर आप शुरू कर देंगे तो ऑर्गेनिक में आप ब्रिलियंट बन जाओगे, खतरनाक एकदम। कोई भी रिएक्शन एकदम से बताओगे आप, कोई भी रिएक्शन आप बोर्ड में कोई भी ऑर्गेनिक से रिलेटेड आप रिएक्शन नहीं छोड़ सकते, ये हम आपसे वादा है हमारा। समझ गए बात को, लेकिन स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा आपको, ये आप कंडीशन है, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा अगर आपको कुछ लाइफ में करना है। और बोर्ड से रिलेटेड ही बात नहीं कर रहे हम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं।
आप ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ऑर्गेनिक में आपको कभी भी, लेकिन स्टार्टिंग सब करना पड़ेगा बेटा। रफ कर दो इसको, बहुत बढ़िया। देखो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, बनना क्योंकि कुछ आपको है, कोई भी जब तक आप कुछ मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। खैर आगे चलते हैं बेटा। 6 पढ़ लिया हमने, 7th की बात करते हैं। नाइट्रीकरण की बात करेंगे यहाँ पर। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण का मतलब होता है बेटा नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। किससे क्रिया कराते हैं? HNO3 से क्रिया कराते हैं, से क्रिया। इसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रीकरण अगर कहीं पर लिखा हो तो नाइट्रीकरण का मतलब हम किससे क्रिया कराएंगे? उसकी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल से। ये भी वेरी मोस्ट सारी इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन सारी के सारी इंपॉर्टेंट है। क्या बनेगा बेटा? क्लोरोपिक्रीन बनता है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, या इसे हम क्लोरोपिक्रीन भी बोलते हैं। क्लोरो दूसरा नाम होता है पिक्रीन, पिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, पिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन, सही करके लिख देता हूं, क्लोरोपिक्रीन। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या फिर दूसरा नाम कौन सा है बेटा इसका? क्लोरोपिक्रीन। कैसे? बड़ा सिंपल सी बात है। आपने क्या लिया बेटा? क्लोरोफॉर्म लिया, CHCl3, क्लोरोफॉर्म, और साथ में क्या लिया आपने? नाइट्रिक एसिड लिया, HNO3। इसको क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रिक एसिड। जब ये रिएक्शन करेंगे जब ये रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O एरो OH, ये होता है OH, ये होता है। तो यहां पर बॉन्ड ये वाला ब्रेक होता है बेटा। बॉन्ड कौन सा ब्रेक होता है? O और N वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ करता है, O और N वाला बॉन्ड। किसी के दिमाग में आ सकता है भाई ये एसिड है तो H+ देना चाहिए। बिल्कुल H+ देता है, लेकिन ये क्षार के साथ H+ देता है। अगर कोई परबल क्षार है, अगर कोई क्या है बेटा? परबल क्षार है, तब H+ देगा। दूसरी ओर हम बात करें अगर, तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। फोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूं। फोन ClBrI डैश कार्बन डैश डैश हाइड्रोजन। बेटा बात अगर हम करें कि कौन सा बॉन्ड टूटे, अगर ये H+ देगा तो O और H वाला बॉन्ड टूटेगा, और अगर ये OH- दे तो O और N वाला बॉन्ड टूटेगा। OH- कब निकलेगा? जब ये वाला बॉन्ड टूट जाए। H कब निकलेगा? जब ये वाला बॉन्ड टूट जाए। तो बेटा बॉन्ड में अगर मैं बात करूं तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज्यादा होता है, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर जितना ज्यादा होता है वो बॉन्ड उतने ज्यादा स्थायी होता है, और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर जितना कम होगा वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा अस्थायी होगा। वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा? अस्थायी होगा। मतलब देखो ये बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच, ये इतना सा डिफरेंस है, राइट। और ये बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, ये इतना बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतने ज्यादा स्थायी होगा, डिफरेंस जितना कम होगा बॉन्ड उतने ही ज्यादा अस्थायी होगा। तो मतलब कौन सा बॉन्ड टूटेगा? स्थायी वाला टूटेगा या अस्थायी वाला टूटेगा? हाँ, अस्थायी वाला टूटेगा। इसलिए बॉन्ड यहां से ये वाला टूटता है। किसकी तरफ को टूटेगा? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा होती है बेटा? ऑक्सीजन की। तो बॉन्ड किसकी तरफ को टूटेगा? ऑक्सीजन की तरफ को टूटेगा, यानी कि ये OH- देगा। और यहाँ आपको पता है क्लोरोफॉर्म H+ देता है क्योंकि कुछ अम्लीय होता है। तो क्लोरोफॉर्म क्या देगा बेटा? H+। तो CCl3 पे क्या आने वाला है? माइनस, राइट। यहां से आपको क्या मिला? यहां से मिला आपको OH-, और बचा क्या आपके पास बेटा? NO2+। क्या H+ OH- के पास जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या CCl3 NO2- NO2+ के पास जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? H+ OH- मिलकर तो बाहर कर देंगे H2। ये क्या बना? CCl3 NO2।
CCl3NO2 बना गया, बोलो CCl3NO2। मैं इसे लिख सकता हूं CCl3NO2, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जहां से हाइड्रोजन हटा वहीं तो NO2 जाएगा। बेटा जहां से हाइड्रोजन हटा H प्लस जहां से निकला वहां पर कौन जाएगा, NO2 प्लस जाएगा। प्लस और प्लस ही तो एक्सचेंज होंगे, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा CNO2 ब्रैकेट में डाल के और Cl3 सॉरी CNO2 और Cl3। कई बार बोर्ड के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया कि क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला क्या है, बस फॉर्मूला ही, क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला पूछा गया कई बार बोर्ड के अंदर। तो ध्यान रखना, ये भी दे सकता है वो आपको और ये भी दे सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि CNO2Cl3 ये ऑप्शन था वैसे उसमें, मैं आपको बताऊं ये ऑप्शन था। तो आप ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, एक ही बात है। नाम क्या होगा बेटा इसका, क्लोरोपिक्रीन। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं भाई, जहां से H हट रहा है वहां पर लगा दो NO2 को, ऐसे CNO2 Cl3, लो जी H प्लस और H माइनस मिलकर क्या बाहर कर देंगे, H2O। तो यहां से बाहर हो जाएगा H2O और बनेगा आपके पास CCl3NO2 या फिर CNO2Cl3, मतलब क्लोरोपिक्रीन। आई होप को ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। नाइट्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, क्या देगा यहाँ से OH माइनस देगा, क्या देगा बेटा यहाँ से OH माइनस, ये अम्लीय था ये H प्लस देगा, तो OH माइनस और H प्लस मिलकर क्या बाहर कर देंगे H2O को। C पे माइनस आया, NO2 पे प्लस आया, तो C से कौन जुड़ जाएगा NO2, तो हमें क्या देगा CCl3NO2। या फिर मैं ऐसे लिख दूंगा कि जहां से H निकला वहीं से कौन आ जाएगा NO2 आ जाएगा H प्लस की जगह, तो क्या मिलेगा CNO2Cl3। समझ में आ जाएगी बात, मैं रफ कर रहा हूं उसको। आगे बढ़ते हैं, 8वीं रिएक्शन की बात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसकी तो हम मैकेनिज्म भी कराएंगे, रीमर टीमन अभिक्रिया, रीमर टीमन अभिक्रिया, रीमर टीमन रिएक्शन। भाई राइटिंग थोड़ी ऐसी है, रीमर टीमन अभिक्रिया। इसमें क्या हुआ करता है बेटा, इसमें होता है कि जब हम फिनॉल होता है, मैंने कल भी बताया था, फिनॉल क्या होता है, जब बेंजीन रिंग से OH ग्रुप डायरेक्ट जुड़ जाता है। ये बेंजीन रिंग है, ये क्या बेटा बेंजीन रिंग है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इससे डायरेक्ट क्या जोड़ दीजिए OH जोड़ दीजिए, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH लगा दो, तो वो क्या कहलाएगा फिनॉल कहलाएगा। समझ में आई बात, वो क्या कहलाएगा फिनॉल कहलाएगा। कब फिनॉल कहलाता है, जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ जाता है OH जुड़ जाता है। तो जब हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म, साथ में NaOH डालते हैं क्षार, या QH भी ले सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं कि आप NaOH ही लें, क्लोरोफॉर्म। तो ये जो उत्पाद बनाता है, ये जो प्रोडक्ट बनाता है, वो सैलिसाइल्डिहाइड बनाता है। मतलब बेटा ऑर्थो पोजीशन पर इसकी ये वाली पोजीशन देखो, मैं आपको बता देता हूं, बेंजीन रिंग की 3 पोजीशन हुआ करती है। ये तो यहां पर तो कोई ग्रुप लग गया, जैसे समूह लग गया, कोई जैसे OH लग गया, देखो कोई भी समूह लग सकता है। इस समूह के सापेक्ष ये वाली पोजीशन कहलाती है, दोनों ये भी और ये भी, ये कहलाती है बेटा ऑर्थो। ये क्या, ऑर्थो मतलब ऊपर वाली, ऑर्थो मतलब ऊपर वाली, ये कहलाती है मेटा। पता है ना, लेडीज फर्स्ट, औरत फर्स्ट, ऑर्थो पहले ऑर्थो। मेटा का मतलब होता है बेटा बीच, तो बीच वाली कौन सी कहलाएगी मेटा। और पैर तो आपको पता ही है, नीचे कौन सा होगा पैरा, पैर मतलब पैरा, तो ये वाली पोजीशन पैरा,
ये वाली पोजीशन ऑर्थो और बीच में कौन आएगा, मेटा, ये दोनों मेटा कहलाएंगे। तो CHO ग्रुप जिसे हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं वो ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता है। कहाँ लग जाता है बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे। OH तो जूगा तो ही रहेगा, बस ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाएगा, CHO ग्रुप लग जाएगा। इसी का नाम होता है बेटा सैलिसिलएल्डिहाइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलएल्डिहाइड। देखता हूं इंग्लिश हिंदी में लिख के, सैलिसिलएल्डिहाइड, सैलिसिलएल्डिहाइड। साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकलते हैं बेटा, Na पे प्लस होगा और Cl पे माइनस होगा, आपको बताया था ना अभी। तो NaCl बाहर जाएंगे, कितने NaCl बाहर जाएंगे बेटा, 3 Cl है तो 3 NaCl बाहर जाएंगे। अब यहां से H प्लस और यहां से OH माइनस मिलकर क्या बाहर करेंगे, H2O भी बाहर करेंगे। अब चूंकि बेटा यहां पर चेक करो 3 NaCl है उधर, तो 3 Na हो गए, तो 3 Na को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, 3 और 1 4, एक तो जुगा तो है ही खैर, तो 1, तो मुझे 3 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। हाइड्रोजन 4 हो गए, तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो गए। बोलो बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूँ फिलहाल। चलिए, अगर मैं फिनॉल की, ये रीमन टीमन अभिक्रिया है बेटा, अगर मैं फिनॉल की कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और प्लस NaOH से क्रिया कराऊं, तो अब बेटा सैलिसाइलिक एसिड ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता है। कौन सा ग्रुप, एसिड ग्रुप कौन सा बताया था, COOH। OH तो जू का तू रहेगा, और COOH कहां लग जाएगा बेटा, COH कहां लग जाएगा, हाँ कहां पर, ऑर्थो पोजीशन पर। साथ में क्या बाहर जाएगा, Na प्लस Cl माइनस NaCl। अब के कितने NaCl जाएंगे, 4 है तो 4 NaCl बाहर जाएंगे, और प्लस H2O। कितने H2O बाहर जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, कितने 4, तो एक H तो ऊपर आ गया, एक H कहाँ चला गया ऊपर, तो यहाँ तो 3 ही बचे, 3 और एक H यहाँ भी होगा 4, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप यहाँ से। ऑक्सीजन देख लो ना, 2 4 है ना, तो 2 और 2 4, बैलेंस हो जाएगा बेटा। इसका नाम क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिकम। दोनों की दोनों रीमन टीमन अभिक्रिया है, दोनों की दोनों कैसी है बेटा, रीमन टीमन अभिक्रिया, चाहे ऊपर वाली दे दो चाहे नीचे वाली दे दो। क्या लिखोगे कि जब फिनॉल की क्लोरोफॉर्म तथा NaOH से क्रिया कराता है, कास्टिक सोडा से क्रिया कराता है, आप कास्टिक पोटाश भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो, से क्रिया कराते हैं तो सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया रीमन टीमन अभिक्रिया कहलाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब फिनॉल की क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा से क्रिया कराते हैं तो सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया रीमन टीमन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म पर नीट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं मैकेनिज्म करा रहा हूं, फिर वो क्वेश्चन बात करते हैं उस क्वेश्चन। क्रिया विधि, राइटिंग थोड़ी ऐसी है, मैकेनिज्म, राइटिंग तो पहले से ही हमारी ऐसी है। मैकेनिज्म, क्रिया विधि की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले क्या होता है, ये जो मेरे पास क्लोरोफॉर्म होगा, बात को समझना, ये जो क्लोरोफॉर्म है, ये CH और ये Cl, ये Cl और ये Cl, ये जो क्लोरोफॉर्म है, राइट, ये क्षार से क्रिया करेगा। मैं इसे डायरेक्ट OH माइनस दिखा दूं बस, या चलो क्षार ही दिखा दो, NaOH, क्षार से क्रिया करेगा बेटा। अब क्षार किसकी डिमांड करते हैं, H प्लस की। यहां से ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, एक ही स्टेप फर्स्ट, एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। कौन लेगा इलेक्ट्रॉन को, भाई हाइड्रोजन तो अपना इलेक्ट्रॉन देके जाएगा ना कार्बन को,
कार्बन पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, मान के चलो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं, ये ब्लैक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और चार्ज कैसा आ गया, माइनस आ गया, ये Cl और ये Cl, H प्लस बाहर गया, OH माइनस मिलने वाला है यहाँ से, और Na पे प्लस, H प्लस तो यहाँ से OH माइनस से लेकर H2 बाहर करेगा। बेटे जो कार्बन होता है, कार्बन अपने ऊपर आवेश रखना पसंद नहीं करता, ना तो माइनस रखना पसंद करता है और ना ही प्लस रखना पसंद करता है। अब Cl, हाँ Cl चाहता है कि उस पर माइनस आ जाए। Cl क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बहुत ज्यादा है, तो Cl चाहता है कि ये माइनस लेकर बाहर हो जाए, यहाँ से भाग जाए यहाँ से। तो Cl क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर भाग जाएगा Cl माइनस के फॉर्म में, यानी कि जो माइनस चार्ज है बेटा ये कौन लेके चला गया, Cl लेके चला गया। कौन लेके, Cl लेके चला गया। बोलो बात समझ में। अब क्या बच रहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी Cl लेके भाग गया होगा, क्या बच रहेगा बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच रहेंगे इस कार्बन पे और 2 Cl बच रहेंगे, राइट। Cl माइनस और यहां से Na प्लस मिलकर क्या बाहर करेंगे, NaCl, OH माइनस और H प्लस मिलकर क्या बाहर करेंगे, H2। बात समझ में आ गई। तो क्लोरोफॉर्म क्षार से क्रिया करेगा सबसे पहले और क्या बनाएगा बेटा, CCl2, 2 इलेक्ट्रॉन, साथ में यहां से NaCl मिला और साथ में यहां से क्या मिला बेटा, H2 मिला। इसका नाम होता है बेटा डाइक्लोरोकार्बिन। इसका नाम क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बिन। इसे शॉर्ट फॉर्म में कार्बिन भी बोल देते हैं। नाम क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बिन। कार्बिन उसे बोलते हैं जब कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन हो, 2 वैलेंसी हो कार्बन की और इस पे क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन, इसे कार्बिन बोलते हैं। अब कुछ भी लग रहा हो, CH3 लग रहा हो, कुछ भी वैलेंसी पूरी कर रहे हो, इसको कार्बिन बोलते हैं। अब ये कार्बिन है, 2 2 4, भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 ये हो गए 4 और 2 ये हो गए 6। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के 6। क्या इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, बिल्कुल इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या हमने आपको बताया था कि जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं। हाँ, तो ये क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फाइट नहीं फाइल, इलेक्ट्रोफाइल। इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट। इसे मैं रफ कर दूं, समझ में आ गई होगी बात। हाँ, ये आप नोट कर लेना कहीं को भी, मुझे तो रफ करना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट में ये हुआ। अब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो फिनॉल होगा स्टेप सेकंड में, जो फिनॉल होगा बेटा, क्षार है, फिनॉल अम्लीय होता है, H प्लस दे देता है, तो क्षार है तो वो H प्लस वो खींच लिया होगा, क्षार डाल रखा है ना, तो H प्लस को निकाल लिया होगा, O पे क्या आएगा, माइनस। अब यहां पर इस पर अटैक करेगा, मतलब एक स्टेप बढ़ा देता हूं ताकि समझ में और अच्छे से आ जाए आपको, और अच्छे से आ जाए, कोई दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। ये फिनॉल है, ये फिनॉल है बेटा, इसकी रिएक्शन आप क्षार है ना क्योंकि, तो NOH से कराओगे तो यहां से ये H प्लस दे देगा और OH माइनस, H2 बाहर कर देगा। तो मैं बस यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर अटैक जो होगा वो बेस का होगा, बस किसका होगा बेटा, बेस का। तो बेस H प्लस को निकाल लेगा, तो O पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा, O पे क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, H2 बाहर हो जाएगा। इसे बोलते हैं फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, क्या बोलते हैं इसको बेटा, फिनॉक्साइड। ये फिनॉक्साइड मिल गया। फिनॉक्साइड के पास माइनस चार्ज है। तो स्टेप सेकंड की बात करते हैं, ये तो स्टेप सेकंड की बात करते हैं। तो कार्बीन को दिखा फिनॉक्साइड पर इलेक्ट्रॉन, क्या इसे इलेक्ट्रॉन कहां से मिल सकते हैं, कार्बीन को फिनॉक्साइड से मिल सकते हैं, लेकिन यहां पर रेजोनेंस हो गया, अनुनाद हो गया, ये इलेक्ट्रॉन नीचे उतरे और इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करा दिया। कार्बन यहां बैठा हुआ था, कार्बन को क्या चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन चाहिए स्थायी होने के लिए। अब जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा ये वाला, क्या इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए होंगे, आ गए होंगे ना,
हाँ, और क्या इस पे माइनस आ गया होगा, बिल्कुल। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्थायी होने के लिए, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो ओवरऑल माइनस किस पे आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस और माइनस मिलकर क्या बना लेंगे बेटा, डबल बॉन्ड बना लेंगे। थोड़ा फिर से समझो, मैं यहाँ से थोड़ा अलग से समझा देता हूँ। ऐसे ये O पे माइनस है, ये बॉन्ड टूटा तो इस पे प्लस है और इस पे माइनस है, ये जू का तू रहे। अब ये प्लस और माइनस मिलकर क्या बना लेंगे बेटा, डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये प्लस खत्म और माइनस खत्म, यहाँ क्या बन जाएगा, डबल। क्या इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या CCl2 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिल्कुल। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहा है, C, तो माइनस किस पे आ जाएगा, C पे आ जाएगा। थोड़ा बात को समझो, आ जाओ यहाँ पर, ये ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, बोलो बन गया क्या, बिल्कुल। यहां पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसके साथ, तो CCl2 मिला, बिल्कुल मिला। यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड। बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे मैं रफ कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी नहीं चाहिए वैसे। स्टेप 3 में आ जाओ, क्या होने वाला है बेटा। अब हम जानते हैं इसकी एरोमेटिसिटी गायब हो गई। भाई बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है ना, बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो कॉन्जुगेटेड होते हैं, डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, ऐसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक बोलते हैं, जिनमें डबल सिंगल चल रहा हो। समझाएंगे एरोमेटिक, जब आपको हेलो एरिन पढ़ाएंगे तो उससे पहले हम एक बेसिक लेक्चर लेंगे एरोमेटिक का, बेफिक्र हो, आपको डिटेल में चीजें समझाए जाएंगे और मजा भी आएगा बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिलहाल समझ लो इसकी देखो डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल फिर सिंगल फिर सिंगल, एरोमेटिसिटी का। तो हम जानते हैं जो बेंजीन होती है, बेंजीन उसके हर कोने पर हाइड्रोजन होता है, आप जानते हो। हर कोने पे क्या होता है बेटा, एक हाइड्रोजन होगा। अब ये वाला हाइड्रोजन हटके तो वो लग गया, जिसे OH बोल लेते हम, OH लग गया, तो बाकी तो झुके तो है ना, बस शो नहीं करते, दिखाते नहीं, तो वहां पर हाइड्रोजन होगा। आ जाओ यहां पर, आ जाओ बेटा, यहां पर देखो, बड़ा इंटरेस्टेड चीज चल रही है, बहुत ही मजेदार। यह हाइड्रोजन, यहां पर CCl2, सॉरी, यहां पर माइनस होगा, माइनस, यहां पर भी माइनस होगा। अब इसकी एरोमेटिसिटी का है, तो हाइड्रोजन क्या काम करता है, एरोमेटिसिटी को वापस लाता है खुद का त्याग करके। मतलब ये बड़ा दयावान है, ये कहता है यार कि चलो तुम्हारी बन नहीं रही तो हम ही चले जाते हैं, ये यहां से जाएगा तो ये एरोमेटिक बन जाएगा कंपाउंड। कैसे बन जाएगा देखो, ये बॉन्ड टूटेगा, किसकी तरफ को टूटेगा बेटा, ये कार्बन या हाइड्रोजन, कार्बन की विद्युन्मात्मकता ज्यादा होती है, जैसे इसमें माइनस इसमें प्लस आएगा, ये तुरंत उसे कैच कर लेगा। ये H प्लस, ये माइनस वाला कार्बन इस H प्लस को तुरंत कैच कर लेगा और CHCl2 बनाएगा। लेकिन जैसे इस पे माइनस आएगा, जैसे इस पे क्या आएगा, माइनस, ऑक्सीजन की विद्युन्मात्मकता बहुत ज्यादा है, तो ये माइनस को खींचता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा ना, तो ये बेटा माइनस को खींचेगा और बॉन्ड को अपनी तरफ को ब्रेक करा लेगा, डबल बॉन्ड जो है वो अपनी तरफ को ब्रेक करा लेगा। अब यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या बना लेते हैं बेटा, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे वापस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो बेटा देखते रहो, ये ऑक्सीजन पे माइनस हो गया, यहाँ क्या डबल बॉन्ड बन गया, बिल्कुल, यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, यहाँ भी ऑलरेडी था, यहाँ पर H लग गया, CHCl2, यहाँ पर क्या लग चुका है, H लग चुका है। कौन सा H, ये वाला H, किसने कैच कर लिया था एकदम, जैसे इस पे प्लस आया इसमें माइनस था, इसने कैच कर लिया, CHCl2। अब क्या होगा, अब बेटा इसकी क्षार से क्रिया होगी। भाई Cl लगा हुआ है ना, तो नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, ये डबल और ये डबल, ये CH और ये Cl और ये Cl, कितने 2 NO चाहिए हमें, क्षार से क्रिया होगी बेटा, Cl हटेगा और कौन लग जाएगा, OH लग जाएगा, तो यहां से 2 NaCl बाहर हो जाएंगे। क्या बाहर हो जाएंगे, 2 NaCl, एक OH ऊपर लगेगा और एक OH नीचे लग जाएगा। तो देखो ये तो बात समझ में आ गई, तो बड़ी आसान सी बात चल रही है। माइनस, यहाँ पर Cl हटेगा, OH लगेगा, फिर Cl हटेगा, फिर OH लगेगा, ना भी किसने प्रतिस्थापन, ये OH और ये OH। हाँ समझ में आ गई बात आपको कि एक कार्बन पे क्या हो गए सर, 2 OH हो गए, एक कार्बन पे 2 H कभी भी नहीं रह सकते। मैं इधर दिखा रहा हूं इसके बाद का प्रोसेस।
एक कार्बन पे 2 H कभी भी नहीं रह सकते, वो मिलकर क्या बाहर कर देते, H2O को बाहर कर देते हैं। यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा बेटा, H2O बाहर हो जाएगा। तो देखो O पे माइनस, ये CH यहाँ करके दिखाते हैं अच्छे से, OH, यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, इस तरह दिखा देता हूँ, यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा बेटा, H2O बाहर हो जाएगा। तो क्या मिला आपको, क्या मिला, O पे माइनस मिला, O पे क्या मिला माइनस, और यहाँ पे क्या बच गया, CHO बच गया। क्या बच गया यहाँ पर, CHO। अब आप इसकी किसी भी एसिड से क्रिया करा दो, एसिडिफिकेशन करा दो इसका किसी भी एसिड से, लाइक दिस HCl से करा सकते हो आप, CHO। आप इसकी रिएक्शन करा दो HCl से, तो ये H प्लस ऊपर लग जाएगा और Cl माइनस बाहर, तो ये क्या ऊपर लग जाएगा बेटा, H प्लस ऊपर लग जाएगा। किसी भी एसिड से क्रिया करा दो H प्लस, राइट। तो जैसे आप H प्लस से इस पे H प्लस कराओगे, H प्लस एसिड से क्रिया कराओगे किसी भी, तो वो H प्लस कहाँ लग जाएगा बेटा, ऊपर लग जाएगा, ये OH बन जाएगा और यहाँ पर CHO। इसी का नाम क्या था, सैलिसिलएल्डिहाइड। थोड़ी जगह कम थी इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, समझ में आई बात, बोलो, समझा देता हूं मैं एक बार फिर से। क्लोरोफॉर्म था, NOH था, क्लोरोफॉर्म कुछ अम्लीय होता है, ये क्षार, तो ये H प्लस ले लेगा यहाँ से, OH पे माइनस, H2O बाहर। जैसे इसमें माइनस आएगा, ये माइनस रखना पसंद नहीं करता, तो Cl उस माइनस को लेके बाहर हो जाएगा, Cl पे माइनस, Na प्लस, NaCl बाहर, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा CCl2, मतलब डाइक्लोरोकार्बिन, इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा हमें। जैसे इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करा देगा, ऑक्सीजन, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे, क्योंकि भाई बेस होगा यहाँ पर, और ये फिनॉल कुछ अम्लीय होता है, जब फिनॉल पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये H प्लस को खींच लेगा, O पे माइनस आ जाएगा, इसे बोलते हैं फिनॉक्साइड। अब जैसे O पे माइनस आया बेटा, जैसे O पे माइनस आया तो ये नीचे उतर गया, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड था, ये अनुनाद करने लगा, अनुनाद करने लगा, तो ये माइनस यहाँ आया और यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस माइनस डबल बॉन्ड बना लिया। अब जैसे ये माइनस यहाँ आया तो इसने इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई थी, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर दिया, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर दिए। जब इसे डोनेट कर दिया इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने बेटा, तो इस पे माइनस आ गया, इस पे इसका माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी होता है, इसकी एरोमेटिसिटी का है, ये कह रहा है कि भाई मेरी तो एरोमेटिसिटी वापस लाओ, तो हाइड्रोजन कहता है ठीक है भाई तुम कुछ कर रहे हो तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, ये यहाँ से निकलता है, हमेशा हाइड्रोजन निकलेगा एरोमेटिसिटी वापस लाने के लिए, आगे भी हम जब पढ़ेंगे तो यही निकलेगा। तो H पे प्लस आएगा बेटा, क्योंकि कार्बन की विद्युनात्मकता ज्यादा होती है, C पे माइनस आएगा। जैसे H पे प्लस और C पे माइनस, जैसे इस पे माइनस आएगा और इस पे प्लस आएगा, इस प्लस को तो ये खींच लेगा अपनी तरफ, तो CH बना लेगा। तो जैसे इस पे माइनस आएगा तो ये इस माइनस को ऑक्सीजन खींच लेगा, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ को बॉन्ड ब्रेक कराएगा, इस पे प्लस और इस पे माइनस मिलकर डबल बॉन्ड, एरोमेटिसिटी वापस आ गई CH अब ये क्षार से क्रिया करेगा, क्षार NOH, मतलब NOH से क्रिया करेगा तो एक Cl एक OH, दूसरा Cl दूसरा OH, तो 2 NaCl बाहर यहाँ से और 2 OH लग गए। एक कार्बन पे 2 H कभी भी नहीं रह सकते, वो मिलकर क्या बाहर कर देते हैं बेटा, H2O को बाहर कर देते हैं, तो O पे माइनस CHO, यहाँ पर CHO बन गया। अब ये इसका जैसे O पे माइनस आया तो अब इसका किसी भी एसिड से क्रिया करा दो, एसिडिफिकेशन करा दो, तो H प्लस ऊपर लग जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, सैलिसिलएल्डिहाइड। आई होप कि आपको ये लेक्चर, मतलब आई होप कि आपको ये मैकेनिज्म समझ में आई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो नोट करो, फिर मैं से रफ करता हूँ। फिर जो नीट 2018 में वो जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन आया था नीट 2018 में कि अभिक्रिया में फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म NOH से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाता है, तो इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल है, हमें बता भाई यहाँ पर अगर मैं इसका एसिडिफिकेशन कर दूं, मतलब HCl से क्रिया करा तो NaCl बाहर हो जाएगा, H ऊपर लग जाएगा और फिनॉल सैलिसिलएल्डिहाइड बन जाएगा, तो उसकी टेंशन न लो। तो ये प्रोडक्ट दिया, उसमें कहा कि इलेक्ट्रोफाइल है, उसने कहा डाइक्लोरोमिथाइल केटाइन। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कौन अटैक करता है, रिंग पर कौन जाके अटैक करता है, शायद आपको पता चल गया होगा, डाइक्लोरोकार्बिन आपको बताया था। तो ये तो अटैक करता नहीं बेटा, CHCl2 ये अटैक करता है, नहीं करता। फॉर्मिल केटाइन इसने अटैक करा, रिंग पे जाके इसने अटैक करा, बिल्कुल नहीं करा, ना इसने करा ना इसने करा। एनाइन तो इलेक्ट्रोफाइल होता ही नहीं, इलेक्ट्रोफाइल तो वो होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो ये तो होगा ही नहीं। डाइक्लोरोकार्बिन, हाँ इसने जाकर अटैक करा था रिंग पर, तो ये आंसर हो जाएगा इसका।
ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। रफ कर दूं? बहुत बढ़िया। तो ये ध्यान रखो बेटा, ये जो मैकेनिज्म कराई है ये जेईई मेंस, नीट, एडवांस, अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी। चलिए आगे चलते हैं बेटा। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन रह गई हमारी, जिसे हम बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसको एक और नाम देते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड परीक्षण, दोनों नाम से जानते हैं हम इसको। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है बेटा कि जब हम किसी प्राथमिक एमीन होता है RnH2, ये प्राथमिक एमीन है। जब किसी प्राथमिक एमीन की क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता था ना, क्लोरोफॉर्म, तो बेटा देखो ये Cl, ये Cl और ये H, क्या ये क्लोरोफॉर्म है? CHCl3 है, बिल्कुल क्लोरोफॉर्म। जब प्राथमिक एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटाश क्या था बेटा? KOH। मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं, आप इसे ऐसे लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसे ऐसे लिखना RnH2 CHCl3 और प्लस KOH से क्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनते हैं। आइसोसाइनाइड बेटा, CN को तो बोलते हैं साइनाइड, ये समूह है, CN को क्या बोलते हैं? साइनाइड। जब साझेक इलेक्ट्रॉन N देगा, जब N जाकर जुड़ेगा, देखो यहां तो C जाकर जुड़ेगा किसी M से, तो उसे बोलेंगे साइनाइड। लेकिन अगर N जाकर जुड़ा, जैसे R से कौन जुड़ रहा है? N जुड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। तो यहां पर क्या बनेगा? तो आइसोसाइनाइड बनता है। साथ में यहां से बेटा हमारे पास KCl बाहर जाएगा, 2HCl बाहर जाएगा, और साथ में बाहर जाएगा H2O। चेक करते हैं यहां पर, देखिए यहां से क्या बाहर कर दो? इस HCl को बाहर कर दो। यहां से क्या बाहर कर दो? इस HCl को बाहर कर दो। यहां से क्या बाहर करो? K प्लस और Cl माइनस KCl को बाहर कर दो। H प्लस और OH माइनस H2O को बाहर कर दो। क्या बचा बेटा? RNC। क्या ये बचा? RNC। तो प्रोडक्ट क्या बचा बेटा? RNC बचा। एक HCl यहां से, एक HCl यहां से, तो कितने HCl बाहर गए? 2HCl बाहर गए। यहां से क्या बाहर गया बेटा? KCl बाहर गया, और साथ में क्या बाहर गया बेटा? H2 बाहर गया। R को बोलते हैं एल्किल, NC को क्या बोलते हैं? N दे रहा ना इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए आइसो, और इसको साइनाइड। इसी वजह से इसको क्या नाम देते हैं बेटा? आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। इसकी एक बैड स्मेल हुआ करती है, अत्यधिक दुर्गंध आया करती है, बहुत ही बुरी स्मेल हुआ करती है, बैड स्मेल हुआ करती है बेटा, इसकी बहुत ज़्यादा बैड स्मेल हुआ करती है। इस समय पता चल जाता है कि आइसोसाइनाइड बन चुका है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा बैड स्मेल होगी। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब हम प्राथमिक एमीन क्या होता है? RnH2, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश से क्रिया कराते हैं। तो आप इसको ओपन कर लीजिए, RnH2, ये H और ये H। क्लोरोफॉर्म को ओपन कर लो, एक सेल इधर रखो, एक सेल इधर, एक सेल ऊपर और एक H नीचे। क्लोरोफॉर्म KOH, K को ऊपर रख दो सेल के पास, OH को H के पास रख दो, और यहाँ से बाहर कर दो। HCl बाहर, HCl बाहर, KCl बाहर, H2 बाहर, बचा क्या आपके पास? RNC बचा, प्लस 2HCl प्लस KCl और प्लस H2। इसको क्या नाम देते हैं? एल्किल आइसोसाइनाइड। सपोज दैट R की जगह आप CH3 रखते हैं या C2H5 रखते हैं, तो C2H5NH2, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा, इसका नाम क्या होगा? C2H5 को इथाइल बोलते हैं, और NH2 को हम एमीन क्या बोलते हैं? एमीन। क्लोरोफॉर्म लो, ये Cl, ये Cl, ये C, ये Cl और ये H, क्लोरोफॉर्म। ये आपने क्लोरोफॉर्म लिए।
और साथ में क्या लिया बेटा आपने, कास्टिक पोटाश KOH। क्या होगा यहाँ से, HCl बाहर करो, HCl बाहर करो, KCl बाहर करो, H2 बाहर करो, क्या बचेगा C2H5N और आगे क्या बचा, C बचा। तो प्रोडक्ट बन गया बेटा हमारे पास C2H5NC प्लस 2HCl प्लस KCl प्लस H2O। C2H5 को एथिल बोलते हैं, N ने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए क्या होगा बेटा, ये आइसोसाइनाइड होगा, आइसोसाइनाइड। तो इसका नाम होगा एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं, नोट कर लो इसको। तो अब बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के उपयोग के बारे में। कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम क्लोरोफॉर्म का। इसका उपयोग निश्चेतक, बेहोश करने के रूप में किया जाता है। दूसरा, तेल, वसा, वार्निश तथा रबर आदि को घोलने के लिए इसका उपयोग विलायक के रूप में करते हैं। तीसरा हम बात करते हैं इसका उपयोग औषधियों में भी किया जाता है और इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, रफ करूं, चलिए अब हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के शुद्धता का परीक्षण। क्लोरोफॉर्म के शुद्धता का परीक्षण, इसके बाद बात करेंगे क्लोरोफॉर्म के शुद्धता का परीक्षण। क्लोरोफॉर्म के शुद्धता का परीक्षण। बेटा जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म होती है, क्लोरोफॉर्म, ये मान लीजिए इस बोतल के अंदर क्लोरोफॉर्म है, मान लो इसमें क्या भरी हुई है, क्लोरोफॉर्म भरी हुई है। अब गलती से इसके अंदर बेटा वायु चली गई, एयर चली गई और साथ में इसके अंदर लाइट भी चली गई, सूर्य का प्रकाश भी चला गया। तो हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण पढ़ा था ना, कि क्लोरोफॉर्म का अगर ऑक्सीकरण हो जाए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या बनाता है बेटा, फोस्जीन गैस बनाता है। क्या बनाता है, फोस्जीन गैस। अभी पढ़ा है हमने आज के लेक्चर में। ये फोस्जीन गैस आपको बताया था मैंने, ये विषैली होती है, पॉइजन होती है, जहरीली होती है। तो अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो गया तो फिर वहां क्या बन जाएगी बेटा, फोस्जीन गैस बन जाएगी, जो कि कैसी होती है, विषैली हुआ करती है। तो वो अशुद्ध होगी क्लोरोफॉर्म। मतलब ये है बेटा, होता क्या था कि जब हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के बेहोश करने के लिए, क्योंकि अभी बताया यूज करते थे बेहोश करने के लिए, तो जब डॉक्टर लोग इंजेक्शन देते थे पेशेंट को ऑपरेशन करने के लिए, तो क्या हुआ करता था कि भाई आपने इंजेक्शन दिया, उसके अंदर एयर चली गई और वायु भी चली गई और उसका क्या हो चुका है, ऑक्सीकरण हो चुका है। तो उसमें क्या बनी हुई है, फोस्जीन गैस बनी हुई है। अब इंजेक्शन तो दिया था बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का, लेकिन वो क्लोरोफॉर्म तो थी नहीं, वो क्या थी, फोस्जीन गैस। फोस्जीन गैस कैसी होती है, विषैली होती है। तो इंजेक्शन तो दिया था बेहोश करने के लिए, पता चला वो तो टपक गया, मतलब चलता बना भाई, डॉक्टर कह रहे भाई उठ जा। तो ऐसे साइड इफेक्ट आने लगे। और क्या साइड इफेक्ट आने लगे कि मान लीजिए कम अमाउंट में फोस्जीन गैस कम बनी हुई थी, तो क्लोरोफॉर्म किस में कन्वर्ट हो चुकी थी, फोस्जीन गैस में, वो बहुत ही कम मात्रा में बनी हुई थी। तो इंजेक्शन दिया, अब क्लोरोफॉर्म का काम होता है बेहोश करने का, इंजेक्शन दिया वो बेहोश हुआ ही नहीं क्योंकि उसमें क्लोरोफॉर्म थी नहीं, तो वो खड़ा हो गया ऑपरेशन के दौरान ही। इस तरह के केसेस आने लगे, मतलब बड़ा प्रॉब्लम आने लगी डॉक्टरी लाइन में इस चीज को, इससे जब हम बेहोश करते थे। तो होता क्या है कि हमें पता कैसे चलेगा कि क्लोरोफॉर्म शुद्ध है या अशुद्ध है, इसका इंपॉर्टेंट था कि भाई हमें कैसे पता चले कि क्लोरोफॉर्म शुद्ध है या अशुद्ध है, पता होना बहुत जरूरी है। तो फिर क्या हुआ करता था, ये जो क्लोरोफॉर्म है बेटा CHCl3, अगर इसका ऑक्सीकरण हो गया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश को HNO लिख सकता हूं, सूर्य के प्रकाश को हम क्या लिख देते हैं, HNO। तो ये क्या बना लेगा, फोस्जीन गैस बना लेगा। लेकिन साथ में क्या HCl भी तो बनता है भाई, फोस्जीन गैस के साथ में बेटा HCl भी तो बनता है, याद हो बताया था, बिल्कुल क्या बनता है, HCl बनता है, राइट। अगर बेटा क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो गया और फोस्जीन गैस बन गई तो साथ में HCl भी बन रहा होगा। इसके अंदर
हमने क्या मिला दिया, कुछ ड्रॉप AgNO3 की डाल दी, सिल्वर नाइट्रेट, इसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर, और NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट की डाल दी। ये किससे रिएक्शन करता है बेटा, ये रिएक्शन करता है HCl से। किससे, HCl से। भाई अगर क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है तो अशुद्ध कब होगा, जब उसमें फॉस्जीन और HCl बना होगा, और अगर अशुद्ध है तो उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट, तो किससे क्रिया कर लेगा, HCl से क्रिया कर लेगा। और क्या बनाएगा बेटा, देखिए HCl से क्रिया करके H पे प्लस, Cl पे माइनस, Ag पे प्लस और NO3 पे माइनस, Ag प्लस किसके पास जाएगा, Cl के पास, क्या बनाएगा AgCl, और साथ में क्या बनाएगा HNO3। ये जो AgCl होता है ये सफेद कलर का अवक्षेप आता है, सफेद अवक्षेप। कैसा आता है, सफेद अवक्षेप, जैसे दूध पे मलाई आती है ना सफेद मलाई, ऐसा सफेद अवक्षेप आता है। समझ रहे हैं बात को। अगर सफेद अवक्षेप आ गया इसका मतलब उसके अंदर क्या बनी हुई है, फॉस्जीन गैस बनी हुई है, क्योंकि फॉस्जीन गैस बनेगी तो HCl होगा, HCl होगा तो HNO3 डाल तो क्या दे देगा, वो सफेद अवक्षेप दे देगा, बहुत ही तेजी से सफेद अवक्षेप दे देगा। तो जैसे मान लीजिए क्लोरोफॉर्म, ये बोतल है, सपोज दैट ये बोतल है, इसमें मैंने AgNO3 के 2-3 ड्रॉप डाल दिया और एकदम सफेद अवक्षेप आ गया, इसका मतलब इसमें HCl था, और HCl था तो इसमें क्या थी, फॉस्जीन गैस थी, तो क्लोरोफॉर्म क्या था, अशुद्ध था। अगर सफेद अवक्षेप नहीं आता तो क्लोरोफॉर्म क्या होगा, फिर शुद्ध होगा। अगर ये सफेद अवक्षेप नहीं आता तो उसमें HCl नहीं होगा, HCl नहीं होगा तो फॉस्जीन गैस नहीं होगी, तो फिर क्या होगी, वो क्लोरोफॉर्म शुद्ध होगा। तो इसका परीक्षण क्या था, क्या बताओगे कि क्लोरोफॉर्म में, लिख लेना आप पहला पॉइंट, कि क्लोरोफॉर्म में थोड़ी सी मात्रा सिल्वर नाइट्रेट की मिलाने से यदि सफेद अवक्षेप नहीं आते हैं तो क्लोरोफॉर्म शुद्ध है, और अगर सफेद अवक्षेप आ जाते हैं तो क्लोरोफॉर्म क्या होगा, अशुद्ध होगा। समझ में आ रही है बात। मतलब ये है कि अगर आपने क्लोरोफॉर्म लिया और इसमें बेटा क्या मिला दिया, AgNO3 मिला दिया, और इसने क्या दिए, सफेद अवक्षेप दे दिए, क्या दे दिए, सफेद अवक्षेप, तो ये कैसा होगा, ये अशुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा। बोलो बात समझ में आई, क्योंकि सफेद अवक्षेप आ गए तो ये क्या होगा, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा। और अगर आपने क्लोरोफॉर्म लिया और इसके अंदर बेटा आपने सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया, और सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर कोई सफेद अवक्षेप नहीं आए तो क्लोरोफॉर्म कैसा होगा, शुद्ध होगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे कैसे कर सकते हैं बेटा, अभी हमने पढ़ा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, उसमें बताया मैंने जो आइसोसाइनाइड होता है इसकी बहुत ही गंदी स्मेल हुआ करती है, सड़ी हुई स्मेल हुआ करती है। तो अगर आप क्लोरोफॉर्म के अंदर प्राथमिक एमीन और NaOH डालते हो या QH डालते हो, ठीक है, NaOH या QH दोनों यूज कर सकते हैं, कोई भी एक यूज कर सकते हैं, तो ये आइसोसाइनाइड बना देगा। अगर आइसोसाइनाइड बन गया तो एक बैड स्मेल आएगी, बहुत ज्यादा बुरी स्मेल आएगी, तो क्लोरोफॉर्म शुद्ध होगा, और अगर नहीं बना तो क्लोरोफॉर्म क्या होगा, अशुद्ध होगा। तो एक टेस्ट ये भी है, क्या लिखेंगे कि जब क्लोरोफॉर्म में प्राथमिक एमीन तथा कास्टिक पोटास मिलाते हैं तो एक आइसोसाइनाइड की अत्यधिक दुर्गंध आती है, बैड स्मेल आया करती है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि क्लोरोफॉर्म क्या है, शुद्ध है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब एक ऐसा ही एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लिया जाता है बोर्ड के अंदर कि क्या कारण है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में 1% एथिल अल्कोहल के साथ मिलाकर रखा जाता है, क्यों? ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों करते हैं। देखिए भाई, अगर क्लोरोफॉर्म बन गई तो वो अशुद्ध हो गया, अब अशुद्ध हो गया तो वेस्ट हो गया ना, खराब हो गया क्लोरोफॉर्म। अब इतना भरी भरी बोतलें फेंकनी पड़ रही थी क्योंकि वहां पर फॉस्जीन गैस बन चुकी थी, कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में 1% एथिल अल्कोहल के साथ रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बेटा, मान के चलिए मेरे पास कोई बोतल है, इसके अंदर क्लोरोफॉर्म है, ये बोतल कैसी है, रंगीन है, इसमें क्या है बेटा, क्लोरोफॉर्म है, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, 1% एथिल अल्कोहल डाल दिया, C2H5OH डाल दिया। क्या होगा बेटा, रंगीन होगी बोतलें तो लाइट, सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं जाएगा, सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं जाएगा बेटा, अंदर नहीं जाएगा। रंगीन बोतलों में सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं जाता है, बात समझ में आई। तो अगर बोतल रंगीन होगी
तो सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात बेटा 1% एथिल अल्कोहल, अगर सपोज दैट यहाँ पर फॉस्जिन गैस बन भी जाती है, मान लो 1% बन भी जाती है, तो एथिल अल्कोहल अंदर बैठा हुआ है, एथिल अल्कोहल इससे क्रिया कर लेगा, एकदम फॉस्जिन गैस से एथिल अल्कोहल क्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा, इथाइल कार्बोनेट बना देगा, तुरंत क्या बना देगा, इथाइल कार्बोनेट। और ये जो इथाइल कार्बोनेट होता है बेटा ये हानिकारक नहीं होता है, ये हानिकारक नहीं होता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या कारण है। आप बताओगे क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर फॉस्जिन गैस बनाता है। क्लोरोफॉर्म लेंगे आप, ऑक्सीजन लेंगे, सूर्य का प्रकाश लेंगे और क्या बना देगा, ये फॉस्जिन गैस बना देगा। रीजन बता रहा हूं, आंसर बता रहा हूं। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, फॉस्जिन गैस नामक विषैला पदार्थ बनाता है। फॉस्जिन गैस नामक विषैला पदार्थ बनाती है। ठीक है, ये बना दी हमने। अब क्या होगा, इसलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में 1% एथिल अल्कोहल के साथ मिलाकर रखा जाता है। यहाँ एथिल अल्कोहल लिखना, आप लिखते रहना, यहाँ एथिल अल्कोहल अभिक्रिया की ऑक्सीकरण क्रिया को, अभिक्रिया की ऑक्सीकरण क्रिया को, किसको बेटा, ऑक्सीकरण क्रिया को मंद करता है, ऑक्सीकरण क्रिया को मंद कर देता है, मंद करता है। ऑक्सीकरण क्रिया को क्या कर देगा, मंद कर देगा, रोक देगा, कम कर देगा, बहुत ही ज्यादा क्या कर देगा, कम कर देगा, कम कर देगा। ले अगर फॉस्जिन गैस, मान लिया हमने फॉस्जिन गैस बन भी गई, फॉस्जिन गैस बन भी जाती है, बन भी जाती है, तो एथिल अल्कोहल फॉस्जिन गैस से क्रिया करके इथाइल कार्बोनेट बनाता है, इथाइल कार्बोनेट बनाता है जो हानिकारक नहीं होता है। कैसे बेटा, ये मेरे पास Cl होगा, ये फॉस्जिन गैस, ये Cl होगा, राइट। एथिल अल्कोहल क्या HOC2H5 होता है, मतलब C2H5OH होता है, यहाँ भी C2H5OH होता है। तो H को चाहिए, Cl को चाहिए H प्लस, क्योंकि Cl माइनस H प्लस, यहाँ से भी Cl माइनस H प्लस, क्या बचेगा बेटा आपके पास, C2H5O, C2H5O। ये O यहाँ जुड़ेंगे तो आप चेक करो, ये OC2H5 और OC2H5। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, C2H5 दो बार है तो क्या C2H5 का होल ट्वाइस लिख सकता हूँ और CO3 को अलग लिख सकता हूँ। तो ये क्या होगा, C2H5 का होल ट्वाइस, C2H5 का होल ट्वाइस और CO3, और साथ में क्या बाहर हो जाएगा 2HCl। तो C2H5 का होल ट्वाइस, CO3 और प्लस 2HCl। बेटा इसको बोलते हैं इथाइल और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल कार्बोनेट। तो अगर फॉस्जिन गैस बन भी जाती है तो इथाइल अल्कोहल तुरंत उससे क्रिया करके क्या बना देगा, इथाइल कार्बोनेट बना देगा जो हानिकारक नहीं होता है। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा, आज फीलिंग भी आई होगी आपको कि हाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।